फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में पोएट्री सेक्शन का तीसरा पोएम जिसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस पोएम से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बनते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग पोएम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट आते हैं, जितने भी समरी आते हैं, सारे को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, काफी तोड़ तोड़ करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स यानी 5 अंक का समरी पूछा जाता है, यानी सारांश पूछा जाता है। और समरी यानी सारांश का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप पोएम को यानी कविता को अच्छा तरह से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना है और सभी चीज को याद रखना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का बायोग्राफी क्या है, यानी इनके लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक हैं W.H. ऑडेन साहब हैं, यानी लेखक बोले या फिर स्पीकर बोले या फिर राइटर बोले या फिर नेरेटर बोले, तो इनका सारा का सेंस जो होता है वो कंपोज करने वाला यानी लिखने वाला होता है। ठीक है, तो इनके जो लिखने वाले हैं यानी इनके जो लेखक है वो कौन है? W.H. ऑडेन है। यानी इनका जो मतलब होता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का हिंदी में पत्ते अब तेजी से झड़ रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका? पत्ते अब तेजी से झड़ रहे हैं या फिर पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। देखिए यहाँ जो इस पोएम में कवि ने यानी पोएट ने मानवीय जीवन को यानी आदमी का जो लाइफ होता है उसको पत्ते के साथ कंपेरिजन किया है, यानी पेड़ का जो पत्ता होता है उसके साथ कंपेरिजन किया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट बताया जा रहा कि ये जो है फुल नेम है वाइस्टन हग। क्या है? यानी W.H. ऑडेन का फुल नेम क्या है? वाइस्टन हग। पोएम का नाम क्या है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका जो थीम है यानी ये जो पोएम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का जो थीम है, इसका थीम है मानव जीवन में निराशा। यानी इस पोएम में मानव जीवन में निराशा को जो होता है उसको मतलब व्यक्त किया गया है, यानी ह्यूमन लाइफ में जो भी फ्रस्ट्रेशन होती है, निराशा होती है, उसको एक्सप्रेस किया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में। पोएट का नाम W.H. ऑडेन, फुल नेम वाइस्टन हग। इनका जो जन्म हुआ था W.H. ऑडेन का इंग्लैंड में 1907 में। कब हुआ था? इंग्लैंड में 1907 में। और ये जो मतलब डेट किए थे, मतलब जो देहांत हुआ था इनका, हुआ था 1973 में ऑस्ट्रिया में। कब? 1973 में ऑस्ट्रिया में। तो ये यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट बताया जा रहा कि ये जो W.H. ऑडेन साहब हैं यानी वाइस्टन हग ऑडेन साहब जो है इनको ड्रामाटिस्ट है, ये ड्रामाटिस्ट भी है यानी नाटककार भी है, ट्रांसलेटर भी है, क्रिटिक यानी समीक्षक भी है और एडिटर भी है। देखिए एक आदमी क्या क्या मतलब है, यानी एक आदमी जो है यानी W.H. ऑडेन साहब वो क्या क्या है? नाटककार भी है, ट्रांसलेटर यानी जो अनुवादक होता है यानी एक भाषा को दूसरे भाषा में जो परिवर्तित करता है, ट्रांसलेटर भी है, क्रिटिक और एडिटर भी है। ठीक है, अवार्ड क्या क्या मिले हैं W.H. ऑडेन साहब को? बड़े आदमी थे, बड़े मतलब राइटर थे, तो अवार्ड मिलेंगे ही। तो इनको जो अवार्ड दिया गया था पुलित्जर प्राइज यानी पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री, यानी जो कविता के लिए यानी पोएट्री के लिए उनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था, यानी पुलित्जर जो अवार्ड होता है वो अवार्ड दिया गया था। नेशनल बुक अवार्ड फॉर पोएट्री यानी कविता के लिए नेशनल बुक अवार्ड दिया गया था। उसके बाद बोलिंग प्राइज ETC, ये सारे क्या प्राइज मिले हैं W.H. ऑडेन साहब को। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो पुलित्जर साहब है या फिर पुलित्जर प्राइज किनको दिया गया था, वहां आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 4 राइटर का, तो आपको साइंटिक करना है W.H. ऑडेन। ठीक है, अब अगला पॉइंट बताया जा रहा है हिज इंपोर्टेंट वर्क्स, यानी ये अपने लाइफ में क्या क्या इंपोर्टेंस काम किए हैं, क्या क्या अच्छे तरीके के काम किए हैं। तो हिज इंपोर्टेंट वर्क्स डिवाइडेड इनटू 2 फेज। तो इसके जो कार्य हैं यानी W.H. ऑडेन साहब को जो कार्य है ना, इनके लाइफ में जितने भी काम किए हैं, जितने भी वर्क किए हैं, तो उस वर्क को 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग का नाम है ब्रिटिश यानी फिर ब्रिटिश या इंग्लिश फेज, या फिर इसको क्या कहते हैं हिंदी में ब्रिटिश चरण या फिर इंग्लिश चरण बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो चरण है वो है अमेरिकन चरण। क्या है? अमेरिकन फेज यानी अमेरिकन चरण। 2 चरण में बांटा गया है W.H. के कार्य को, वर्क को। तो ब्रिटिश फेज में जो आता है द ओरेटर यानी वक्ता, उसके बाद द डांस ऑफ डेथ, उसके बाद लुक स्ट्रेंजर यानी अजनबी से मुलाकात जिसको बोलते हैं लुक स्ट्रेंजर, उसके बाद स्पेन अनदर टाइम। ये सारे जो काम है इनके, ये सारे जो काम है ये आता है ब्रिटिश चरण में यानी इंग्लिश फेज में। ठीक है, और अमेरिकन चरण में क्या आता है? अमेरिकन फेज में न्यू ईयर लेटर यानी नव वर्ष पत्र अमेरिकन फेज में आता है। ये किनके द्वारा काम किए गए हैं? W.H. ऑडेन के द्वारा। फॉर द टाइम बिंग यानी उतने समय के लिए द एज ऑफ एंजाइटी यानी चिंता की उम्र, यानी या फिर चिंता करने की उम्र या फिर सोचने विचारने की जो उम्र होती है उसी को कहते हैं द एज ऑफ एंजाइटी। द शील्ड ऑफ एक्लिस। तो ये जो वर्क है ये अमेरिकन फेज में आते हैं और ये वर्क ब्रिटिश फेज में आते हैं। वहाँ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि अमेरिकन फेज और
ब्रिटिश फेज का मतलब वर्णन करें या फिर उसको डिवाइड करें दो वर्ग दो फेज का वहाँ आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोले जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और एमसीक्यू तो पूछे ही जाते हैं। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमको बताया जा रहा है इन 1948 यानी 1948 में W.H. ऑर्डन वॉन पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी, ठीक है। ये जो कलेक्शन है यानी द एज ऑफ एंजाइटी, इसी कलेक्शन के माध्यम से यानी इसी कलेक्शन के द्वारा ये जो कविता है इसी के कारण पुलित्जर प्राइज इनको दिया गया था W.H. ऑर्डन को 1948 में, ठीक है। अब अगला पॉइंट है पोएट्री वाज ए सीरियस गेम यानी पोएट्री वाज ए सीरियस गेम फॉर ऑर्डन यानी W.H. ऑर्डन के अनुसार यानी W.H. ऑर्डन कहते हैं कि जो पोएट्री है यानी कविता लिखने की जो परंपरा है या फिर कविता लिखना या फिर पोएम लिखना जो एक काम है तो बहुत बड़ा सीरियस गेम है यानी बहुत बड़ा गंभीर खेल है ये, ठीक है। किनके अनुसार? W.H. ऑर्डन के अनुसार। सारा पॉइंट को याद रखना है। यहाँ आपका निचोड़ है, ठीक है, यानी जो आपका कवि पोएम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका टोटल निचोड़ है। यहाँ से आपको बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, हर एक चीज का स्क्रीनशॉट लेंगे। ये भी चीज आपको हम हर एक वीडियो में बता देते हैं। जहां आपको याद नहीं रहता तो वहां क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। मोबाइल तो हम लोग चलाते रहते हैं तो मोबाइल एक से दो बार देखेंगे तो वो हम लोग को याद हो जाएगा। तब अगला पॉइंट हमको बताया जा रहा है कि ऑर्डन लेफ्ट इंग्लैंड अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी जो ऑर्डन का जो मतलब जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। जैसे कि आपको यहाँ बताया गया ना कि ऑर्डन का जो जन्म हुआ था 1907 में इंग्लैंड में, तो वो 1907 में इंग्लैंड में तो जन्म हुआ था, लेकिन वो परमानेंटली बसने के लिए यानी सेटल परमानेंटली यानी अस्थायी रूप से बसने के लिए, अस्थायी रूप से रहने के लिए वो यूएसए चले गए। कब चले गए? 1939 में, यानी 1939 में वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए परमानेंट के साथ रहने के लिए, पूरा जिंदगी भर के लिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि ऑर्डन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, अमेरिकन फेज या फिर जिसको बोलते हैं अमेरिकन फेज दूसरा होता है, और पहला जो फेज है ब्रिटिश या फिर इंग्लिश फेज बोलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ बता दिया गया डिस्क्राइब के साथ अमेरिकन फेज में कौन सा आता है, फिर ब्रिटिश फेज में कौन सा आता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमको कह रहा है कि द नोटेबल वर्क्स यानी द नोटेबल वर्क्स यानी याद रखने के जो काम है उनके, वो कौन कौन से काम है, इंग्लिश या फिर ब्रिटिश फेज आर जो है किस क्या क्या आते हैं, द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम, ये तो आपका आता है नोबेल, इसमें ब्रिटिश यानी इंग्लिश फेज में आता है। अब देखिए जो आता है नोटेबल वर्क्स फॉर अमेरिकन फेज, यहाँ आपको फिर बताया जा रहा है, वही चीज आपको यहाँ दोहराई जा रही है, ठीक है। वही चीज आपको यहाँ जो बताया गया वही चीज आपको यहाँ दोहराई जा रही है। मतलब समझ जाते हैं ना कि एक चीज अगर दो बार मतलब दोहराया जाता है तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि द नोटेबल वर्क्स ऑफ अमेरिकन फेज आर इंग्लिश इन अ लिंक लैंग्वेज, यानी संपर्क भाषा है, ठीक है। इंग्लिश जो है वो क्या है, मतलब संपर्क है, यानी एक कम्युनिटी को, एक समुदाय को या फिर एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों के साथ जोड़ती है, यानी कौन, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके कारण इनको क्या कहा गया है, लिंक लैंग्वेज कहा गया है। उनके अनुसार यानी W.H. ऑर्डन के अनुसार इट इज वाइडली यूज्ड इन, यानी इट इज वाइडली यूज्ड इन, ये जो भाषा है इंग्लिश भाषा, इसका मतलब बड़े व्यापक पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है बोलने में। द एजुकेशन फील्ड यूज्ड इन द एजुकेशन फील्ड, ठीक है, यानी एजुकेशन के शिक्षा में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी जो लैंग्वेज है यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसका व्यापक पैमाने पर यानी व्यापक स्तर पर इनका उपयोग किया जाता है बोलने में या फिर लिखने में, ठीक है, खास करके एजुकेशन वाला फील्ड में। अब अगला पॉइंट है विस्पेरिंग, क्या करेंगे, विस्पेरिंग नेचबोर्ड्स स्टैंड्स फॉर द मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी विस्पेरिंग नेचबोर्ड्स स्टैंड्स फॉर द मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी मौत के दूत से। अब अगला पॉइंट है कि ट्रोल्स आर विक्ड एंड अगली क्रिएटर्स इन स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी, ठीक है, यानी मैथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक, क्या कहता है, पौराणिक कथा। मैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, पौराणिक कथा। ट्रोल्स आर स्कॉल्डेड फॉर फूड, ट्रोल्स आर स्कॉल्डेड फॉर फूड, यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखना है। ये आपका जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आपका किससे लिया गया है, पोएम से लिया गया है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। लास्ट टाइम हम समरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। ये आपका इंट्रो चल रहा है, बायोग्राफी चल रहा है, और समरी अगर नहीं समझे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है कविता को समझना यानी पोएट्री को समझना, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, समरी ऑफ नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। अब आपका यहाँ क्या होता है, समरी स्टार्ट होता है, यही समरी को हम लोग को अच्छी तरह से समझना है। समरी समझ जाते हैं तो पूरा पोएम मतलब समझ जाते हैं, तो पोएम और कुछ नहीं रहता है, ठीक है। समरी को समझना बहुत बड़ा चीज होता है किसी भी पोएम का, किसी भी मतलब पोएट्री का, ठीक है। अब देखिए बताया जा रहा है कि द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय W.H. ऑर्डन, ये जो कंपोज्ड किए गए हैं, ये जो लिखे गए हैं W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखे गए, वेस्टन हग ऑर्डन के द्वारा लिखे गए। ही वाज द फेमस पोएट ऑफ 20th सेंचुरी,
सेंचुरी, यानी जो है 20वीं शताब्दी का ये मतलब जो थे डब्ल्यू.एच. ऑडेन साहब बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे, कवि थे, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, वो बहुत ही मतलब शोहरत वाले थे उस टाइम 20वीं शताब्दी में, 20वीं सेंचुरी में, वही बात हमको यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, द पोएट ट्राइज टू एक्सपोज द फ्रस्ट्रेशन दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी जो पोएट हैं, जो कवि हैं डब्ल्यू.एच. ऑडेन साहब, वो कोशिश करते हैं, वो क्या कोशिश करते हैं, किसको छोड़ने का कोशिश करते हैं, किसको प्रयास करने यानी त्यागने का कोशिश करते हैं, जो फ्रस्ट्रेशन, निराशा जो है मानव का जीवन में, यानी नेचुरली, यानी प्रकृति का तरफ से जो, या फिर जो नेचुरली या फिर प्रकृति का तरफ से जो मानव का जीवन में जो निराशा है, जो मतलब क्या है कि मतलब शोक है, उसको निकालने का, उसको त्यागने का प्रयास करते हैं, उसको एक्सपोज करने का प्रयास करते हैं। कौन? डब्ल्यू.एच. ऑडेन साहब, यानी पोएट। ठीक है, यानी आदमी का जीवन में जो निराशा है, जो भी मतलब शोक है, जो भी मतलब अंदर होता है ना कि हमेशा आदमी मतलब परेशान रहता है, यानी प्रकृति का मतलब एक तरह से नेचुरली आदमी हमेशा क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन में रहता है, तो उस चीज को निकालने का प्रयास करता है, उस चीज को आदमी में से हटाने का प्रयास करता है, निकालने का, त्यागने का प्रयास करता है। कौन? डब्ल्यू.एच. ऑडेन साहब। वो कवि के माध्यम से या फिर कविता के माध्यम से लोगों में ऐसा जागरूकता लाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि द पोएट डिस्क्राइब्स इन दिस पोएम दैट द एस्पिरेशन यानी डिजायर दैट हैज नॉट फुलफिल्ड। ये क्या कह रहे हैं पोएट, जो मतलब डिस्क्राइब्स, वो मतलब कह रहे हैं, जो पोएट हैं डब्ल्यू.एच. ऑडेन साहब, वो डिस्क्राइब करते हैं, वो मतलब कह रहे हैं इन दिस पोएम, इस कविता में, कौन सा कविता में? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में, कि द एस्पिरेशन यानी डिजायर दैट हैज नॉट फुलफिल्ड, जो डिजायर है यानी जो ख्वाहिश है, जो इच्छा है, वो कभी पूरा नहीं होती है। इंसान की ख्वाहिश कभी पूरा होती है? नहीं होती है, यानी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। यानी इंसान जो तरह तरह की ख्वाहिश करते हैं, आपके पास मतलब हर एक इंसान का ख्वाहिश मतलब पूरी होते जाता है और ख्वाहिश मतलब आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, यही चीज यहाँ हमको ये जो पोएट हैं डब्ल्यू.एच. ऑडेन साहब बता रहे हैं। ठीक है, एंड द सेंस ऑफ लॉनलेस, क्या करा कि एंड द सेंस ऑफ लॉनलेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लाइव्स एंड डाइज, यानी अकेलेपन की भावना। देखिए, आपको यहाँ हिंदी पूरा तरह से लिख दिया गया है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये पूरा लाइन, एंड द सेंस ऑफ ए लॉनलेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लाइव्स एंड डाइज। ठीक है, अकेलेपन की भावना में प्रत्येक मानव यानी हर एक आदमी रहते हैं और अंततः उनका मरण हो जाता है। क्या हो जाता है? अंततः उनका क्या हो जाता है? मरण हो जाता है। ठीक है, यानी चिंता में अपना जिंदगी को गुजार देते हैं, यानी पूरा फ्रस्ट्रेशन में, निराशा में अपना जिंदगी को गुजार देते हैं और लास्ट में उनका क्या हो जाता है? मरण हो जाता है। ठीक है, द पोएट प्रेजेस यानी प्रशंसा करते हैं, द पोएट प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का तरफ से जो सुंदरता है माहौल में या फिर प्राकृतिक में या फिर जंगल में या फिर पेड़ पौधे में या फिर आदमी में, जो भी सुंदरता पाई जाती है, जो भी ब्यूटी पाई जाती है, जो प्रकृति का तरफ से दिया गया है, नेचर का तरफ से दिया गया, उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रेजेस करते हैं, यानी तारीफ करते हैं। कौन? पोएट यानी डब्ल्यू.एच. ऑडेन साहब। वी ऑल आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी। वी ऑल आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक, हम लोग मतलब जो है सभी आशावादी नहीं है, मतलब हम लोग सब कोई आशा नहीं करते हैं। द पोएट फर्दर सेज, यानी आगे कहते हैं, अब पोएट क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, डेथ इज नॉट चेंजेबल, डेथ इज नॉट चेंजेबल। ठीक है, यानी जो डेथ है, जो मृत्यु है, यानी आदमी को, हर एक आदमी को मरना ही है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी जो आदमी अगर ब्रह्मांड में आ गया, जो दुनिया में आ गया, तो उनको मरना जरूरी है। उनके डेथ को, उनकी मृत्यु को बदला नहीं जा सकता, उनके मृत्यु के डेथ को, ये जो डेट होता है उसको आगे नहीं बताया, या फिर उनका जीवन काल को और बढ़ाया नहीं जा सकता, या फिर उसको हमेशा के लिए अमर नहीं बनाया जा सकता प्राण की दृष्टि से। ठीक है, यही चीज हमको यह समझाने की कोशिश की जा रही है ये लाइन के दौरान। ठीक है, अगला पॉइंट है, डेथ डजंट डिस्टिंग्विश, यानी पहचान करते हैं बिटवीन द पुअर एंड रिच, यानी डेथ जो होता है, जो मृत्यु होती है, या फिर जो मृत्यु होती है, जो मतलब आदमी जो होता है, वो जो मरता है, तो आदमी जब मरता है तो क्या वो मौत जो आती है, जो मतलब प्राण लेने वाला आता है, तो वो क्या देखता है? अमीरी या फिर गरीबी का पहचान करता है? नहीं करता है। ठीक है, यानी डेथ जो होता है नॉट डिसाइड या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन द पुअर एंड रिच, यानी गरीबी और अमीरी के बीच वो पहचान नहीं करते। हर एक चीज को मरना है, यानी हर एक व्यक्ति को मरना है। ठीक है, ये एक्सप्रेस यानी वो व्यक्त करते हैं द हेल्पलेस यानी मजबूरी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, वो
क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया W.H. ऑडेन यानी जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है यानी फ्रस्ट्रेशन लाइफ वाला है, यानी इसमें जो फ्रस्ट्रेशन को दिखाया गया है। तो ये क्या कह रहे हैं, कवि क्या कर रहे हैं, यानी कवि जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी W.H. ऑडेन साहब एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं कि जो आदमी है ना, आदमी यानी ह्यूमन लाइफ जो है वो मजबूरी है, यानी ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी मजबूरी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है, यानी आदमी का जीवन में। अगला पॉइंट हमको बताया जा रहा है कि लीव्स आर मेन ऑर्गन्स ऑफ द ट्रीज, यानी लीव्स आर मेन ऑर्गन्स ऑफ द ट्रीज, यानी जो पत्ते होते हैं वो पत्ते क्या होते हैं, जो ट्रीज होते हैं उनके मेन अंग होते हैं, यानी मेन पार्ट होते हैं, यानी मेन उसका क्या होता है, अंग होता है, ठीक है। द लिव्स क्या कर रहा है, द लिव कम आउट इन द ट्रीज एंड मेक इट द ट्री क्या कहता है कि लाइवली, क्या करा है, लाइवली। कहने का मतलब ये कि जो मतलब पत्ते आते हैं, यानी जो पेड़ पर पत्ते आते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ को मतलब सुंदर बना देते हैं, क्या बना देते हैं, सुंदर, यानी लाइवली यानी रोचक बना देते हैं। इन ऑटोमन, कब, इन ऑटोमन यानी पतझड़ के मौसम में, द लीव आर या फिर द लीव्स बिंग टू फॉल फास्ट एंड द ट्रीज बिकम नेक्ड, यानी जो पतझड़ के मौसम होते हैं उस टाइम क्या होते हैं, जो भी पेड़ पौधे में जो भी पत्ते रहते हैं वो फास्ट में गिर जाते हैं, क्या होते हैं, फास्ट में फॉल हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं नीचे, फिर गिर जाते हैं, और पूरा ट्री जो होता है वो क्या हो जाता है, नेक्ड हो जाता है, मतलब एक तरह से पूरा खाली हो जाता है और कोई पत्ते उसमें नहीं रहते हैं, ठीक है। ये पतझड़ मौसम में ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज द सेम केस, यही सेम केस है विद द ह्यूमन बींग्स, यानी मानव जाति के साथ, यानी पत्ते से, यानी पत्ते जो पेड़ से गिर रहे हैं वो एक टाइम में ऐसा आता है, पतझड़ का मौसम ऐसा आता है पूरा पेड़ ही खाली हो जाता है। तो यही सेम केस, यही सेम चीज आदमी के साथ भी है, यानी ह्यूमन बींग यानी मानव जाति के साथ भी है। मैन कम्स ऑन द अर्थ, मैन कम्स ऑन द अर्थ एंड ग्रो, यानी आदमी जो है अर्थ पर आते हैं या फिर ब्रह्मांड में आते हैं, यानी आते हैं और यानी फिर दुनिया में आते हैं, और ग्रो होते हैं यानी वृद्धि होते हैं, फास्ट यानी फास्ट में बढ़ते हैं, यानी आदमी जब दुनिया में आते हैं वो मतलब ज़्यादा बहुत ही समय, कम समय में ज़्यादा मतलब ग्रो कर जाते हैं। टाइम कम्स, क्या करा है कि टाइम कम्स व्हेन द ऑर्गन्स बिकम यूजलेस, यानी वो भी टाइम आ जाता है, वो भी समय आ जाता है जब आदमी के अंग जो होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो यूजलेस हो जाते हैं, मतलब कोई काम का नहीं रहता। एट लास्ट मैन पेसेस अवे, एट लास्ट में यानी अंततः क्या होते हैं कि आदमी जो होता है इस दुनिया से, इस पृथ्वी से गुजर जाते हैं, क्या होते हैं, गुजर जाते हैं यानी मर जाते हैं, ठीक है। द पोएट हैज प्रेजेंटेड, ये जो प्रस्तुत करते हैं यानी जो कवि हैं वो प्रस्तुत करते हैं W.H. ऑडेन, द लाइफ स्पेन, क्या करा है कि द लाइफ स्पेन ऑफ मैन, यानी आदमी का जीवन काल को वो प्रदर्शित करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं कि आदमी का जो जीवन है वो कैसा है। जस्ट वो कंपेरिजन किए हैं W.H. ऑडेन साहब, यानी पत्ते के साथ, पेड़ का पत्ते के साथ कंपेरिजन किए हैं कि पेड़ का जो पत्ते होता है वो एक समय में ऐसा होता है कि वो पेड़ का पत्ते निकलते हैं और अब पेड़ को पूरा तरह से सुंदर बना देते हैं, रोचक बना देते हैं, लेकिन पतझड़ का मौसम आता है तो पूरा पत्ते जो खाली हो जाते हैं, पूरा पेड़ खाली हो जाता पत्ते, और एक भी पत्ता उसमें नहीं रहता। तो सेम यही केस है आदमी के साथ। तो आदमी तो आता है पूरा तरह से, मतलब आदमी जन्म लेते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, ब्रह्मांड में आते हैं, और वह फास्ट में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, फास्ट में ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उसके जो सभी ऑर्गन्स हैं, यानी जो उसके सभी अंग हैं, यानी हाथ पैर या फिर जो भी होते हैं चलने फिरने के जो अंग होते हैं वो सारे क्या होते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, जैसे मतलब सभी पेड़ से पत्ते झड़ गए हो और वो पेड़ कोई काम का नहीं रहा। इसी से कंपैरिजन किया है, ठीक है। ये मतलब क्या किया है कि जो आदमी का जो फ्रस्ट्रेशन होता है मेन लाइफ में, उसी चीज को बयां किया, ठीक है। हेंस वी कैन से दैट इज ब्यूटीफुल लायरिक, ये जो है मतलब जो है हम ये लोग कह सकते हैं कि ये जो लायरिक है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है ये कवि, ये जो कविता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। तो फाइनली आपका मतलब जो है पूरा समरी को हम लोग समझ लिए। कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और लास्ट में क्या लिखा हुआ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उनको भी इस तरह का कंटेंट मिलना बहुत ही जरूरी है। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग पोएम है ये पोएम, इस पोएम का समरी को याद रखने की कोशिश करना। आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बीच बीच में यहाँ हिंदी डाला गया है, ठीक है, आपको समझ में आने के लिए बीच बीच में यहाँ क्या किया है, हिंदी डाला गया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट था ये पोएम, और इसी तरह से अपना पढ़ाई करते रहिए और अपने पढ़ाई में मस्त रहिए, और टाइम भी कम बचा है, जो भी नोटिफिकेशन मिलता है अब हर एक नोटिफिकेशन को कवर कीजिए। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।